साथियों नमस्कार, जय माता जी की, राम राम सा। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कक्षा 12 को लेकर के जो हमारी श्रृंखला प्रारंभ की थी हम लोगों ने, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम लोग कुछ और प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बिना समय नष्ट किए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला जो क्वेश्चन है, ताकि आपके समय का थोड़ा सदुपयोग हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए 2-3 क्वेश्चन पहले से ही बोर्ड के ऊपर अंकित हैं। तो बोर्ड के अंदर जिस प्रकार के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको लेकर के हम लोग ये श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका इतिहास विषय को लेकर के, वो है कि समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की विजयों का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख के अंतर्गत, किस प्रशस्ति के अंतर्गत मिलता है? तो उसका जो सही आंसर है वो है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की विजयों का जो उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखक है वो है हरिशैन। कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो हमें पता होना चाहिए कि प्रयाग प्रशस्ति का जो रचनाकार था वो हरिशैन है। भारत के महानतम सम्राटों में से एक, या यूं कह सकते हैं कि भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक समुद्रगुप्त, जिसे हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। हालांकि अगर हम लोग नेपोलियन के साथ इसकी तुलना करें तो नेपोलियन से भी कई गुना हम लोगों को समुद्रगुप्त नजर आता है, क्योंकि कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा अपने जीवन काल में 100 युद्ध लड़े गए और 100 के 100 जो युद्ध थे वो समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए थे। अगर हम समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम उत्तर भारत के 9 राज्यों का विजय, उत्तर भारत के 9 राज्यों की विजय हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण के 12 राज्यों के ऊपर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। और दक्षिण के अंतर्गत इसकी एक नीति थी और उस नीति को हम लोग कहते हैं ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति। ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति। तो कभी कभी इसको लेकर के भी क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिणी भारत के प्रति समुद्रगुप्त की नीति क्या थी? तो हमें ध्यान में रखना है ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति, यानी कि पहले उसको ग्रहण करना और फिर उन जीते हुए राज्यों को वापस लौटा देना, उसको हम ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति कहते हैं। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने 18 आठविक राज्य, 18 जो आठविक राज्य थे, उन 18 आठविक राज्यों के ऊपर भी जो थी वो विजय प्राप्त की थी। तो समुद्रगुप्त को लेकर के जो है हमें ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने हैं। यहाँ से बोर्ड का कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का जो उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति, लेखक पूछे तो हरिशैन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, जो 100 युद्धों का विजेता था, और उत्तर भारत के 9 राज्य, दक्षिणी भारत के 12 राज्य, और उसके साथ साथ 18 आठविक राज्यों की जो विजय है वो भी हमें समुद्रगुप्त के द्वारा देखने को मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ था? तो सामान्य से उसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य वंश का संस्थापक है, मौर्य वंश का संस्थापक है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो वो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सौराष्ट्र प्रांत का इसका एक गवर्नर था और उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य। तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा जो था वो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। और ये जो झील बनी हुई है वो सुवर्ण शुक्ला नदी के ऊपर बनी हुई है, सुवर्ण शुक्ला नदी के ऊपर बनी हुई है। और इसका नाम सुदर्शन इसलिए है क्योंकि देखने में बड़ी सुंदर प्रतीत होती है, उस कारण से इसको हम लोग सुदर्शन झील कहते हैं। सुदर्शन झील के साथ कुछ अन्य शासकों के नाम भी जुड़े हुए हैं जो हमें ध्यान में रखना है। जैसे अशोक के शासन काल में, अशोक के समय यहां से एक नहर निकाली गई थी, नहर निकाली गई थी।
इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो सुदर्शन झील से एक व्यक्ति का और नाम जुड़ा हुआ है और उस व्यक्ति का नाम है रुद्रदामन। रुद्रदामन, जिसके द्वारा इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो ये भी हमें, ये जो मुख्य फैक्ट हैं ये भी हमें ध्यान में रखने हैं सुदर्शन झील को लेकर के। और 3 शासकों का संबंध सुदर्शन झील से जुड़ा हुआ है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक, और उसका गवर्नर जो था पुष्यगुप्त वैश्य, सौराष्ट्र प्रांत के अंतर्गत, सौराष्ट्र जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है, और उसके साथ साथ सुवर्ण शुक्ला नदी के ऊपर। और 3 शासकों का संबंध अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदामन, ये 3 महत्वपूर्ण शासक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासन काल में भारत आया था। यहाँ ऊपर हम लोगों ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त मौर्य की बात की है, और यहाँ अगला जो क्वेश्चन है वो है कि चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासन काल में भारत आया था। तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको आप विक्रमादित्य भी कहते हैं। विक्रमादित्य भी कहते हैं, यानी कि इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में ये भारत आया था। अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये 399 ईस्वा से लगा करके 399 से लगा करके जो था मुख्य रूप से 414 के आसपास इसका समय रहता है, यानी कि लगभग 15 वर्ष तक जो था फायान भारत के अंदर रहा। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी है, अलग अलग प्रकार के नाम मिलते हैं उसके, लेकिन उसकी एक पुस्तक है फ्यो क्यो की, काफी महत्वपूर्ण है यह पुस्तक। ये भी आपसे बोर्ड में पूछी जा सकती है कि फायान के द्वारा रचित जो पुस्तक है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है फ्यो क्यो की, ये उसकी पुस्तक है, यानी कि जिसमें उसने भारत यात्रा का वर्णन किया है। इसके साथ साथ भारत यात्रा का वर्णन किया है। इसके अलावा फायान ने पाटलिपुत्र नगर का वर्णन भी किया है। पाटलिपुत्र जो नगर था उस समय में, उस पाटलिपुत्र नगर का जो वर्णन है वो भी फायान के द्वारा किया गया है। लेकिन सबसे रोचक जो तथ्य है वो यह है कि फायान अपनी पुस्तक के अंदर कहीं पर भी किसी भी शासक का उल्लेख नहीं करता है। यह एक बड़ा रोचक तथ्य है कि फायान के द्वारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उल्लेख अपनी पुस्तक के अंदर नहीं किया गया है। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए। यहां से सिर्फ हमें इतना सही पता होना चाहिए कि चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासन काल में भारत आया था, और उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उसको प्राप्त करना, या बौद्ध धर्म को समझना उसका मुख्य उद्देश्य था। यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए, यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए वो भारत आया था। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन थे अपने, जिसको लेकर के काफी ज्यादा फैक्ट हमने देखने का प्रयास किया है, और क्या क्या संभावित प्रश्न जो हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, अगर हम लोग उसकी बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था। तो इसका सामान्य सा उत्तर होगा कुंभलगढ़। इसका सामान्य सा जो उत्तर होगा वो होगा कुंभलगढ़। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है कुंभलगढ़। हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पूर्व आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा जो चैनल है जाला मन्ना क्लासेस बड़ी सादड़ी, आप अपने दोस्तों के साथ जो हैं इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और खास करके कक्षा 12 में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों तक इसको शेयर करने का कष्ट करें, और इसको अधिक से अधिक जो है वह आप सब्सक्राइब करें। लाल जो बटन है उसको प्रेस करके
सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, ये निवेदन रहेगा हमारा। और प्रयास रहेगा कि लगातार जो है हम लोग इस प्रकार की श्रृंखलाओं को चलाते रहें और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी इस कोरोना काल में घर पर बैठे हुए हैं उन्हें किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए, इसका हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं आगे। यानी कि महाराणा प्रताप का जो जन्म था वो किस दुर्ग के अंतर्गत हुआ था, तो वो तो सामान्य सा उत्तर है उसका, और वो है कुंभलगढ़। अगर हम लोग कुंभलगढ़ की बात करें तो ये अभी वर्तमान के अंदर राजसमंद के अंतर्गत आता है। कुंभलगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो ये राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है। और कुंभलगढ़ में भी अगर कहीं आपसे पूछा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कटारगढ़ के अंदर। कहां पर हुआ था? कटारगढ़ के अंदर। और आपको पता है कि कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है और कुंभलगढ़ की दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार यानी कि चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार माना जाता है कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ का जो निर्माण है वो हमें पता है कि महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा कुंभा के द्वारा जो 84 दुर्ग हैं उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और ये जो दुर्ग है ये 15वीं शताब्दी का दुर्ग है। 15वीं शताब्दी के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो किस दुर्ग में हुआ था, तो कुंभलगढ़ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला जो अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका एक सामान्य सा उत्तर है और जो आप सभी लोगों को पता है, ध्यान में रखना है हमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो दिसंबर 1885 के अंदर मुंबई में 1885 के अंदर मुंबई के अंदर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके अगर प्रारंभिक सदस्यों की बात करें तो इसके जो प्रारंभिक सदस्य थे वो 72 सदस्यों ने मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। एक रिटायर्ड अंग्रेज थे जिनका नाम था ए ओ ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड अंग्रेज थे और उन्हीं के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो ये था कि एक ऐसा मंच तैयार करना कि अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य सीधा संवाद स्थापित हो सके। उसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज अपने लिए एक सेफ्टी वॉल्व की स्थापना करना चाहते थे, किसी सेफ्टी वॉल्व निर्मित करना चाहते थे कि जिसके माध्यम से, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे कुछ वर्ष पूर्व ही 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसको हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके, अंग्रेजी साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान की जा सके, उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। यहां से जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा सकते हैं वो हमें ध्यान में होने चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में, और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है एक अंग्रेज रिटायर्ड ए ओ ह्यूम को। और इसके साथ साथ इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भी हमें ध्यान में रखने हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो हमें ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा इसके जो महत्वपूर्ण सदस्य थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, और दिनशा वाचा, ये कुछ प्रारंभिक महत्वपूर्ण सदस्य थे, ये भी हमें ध्यान में रखने हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो ये रहा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वह है करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इसका एक सामान्य सा उत्तर है और वह है महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। और ये कब दिया गया? 1942 के अंदर। करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में, और ये जो आंदोलन था उसको हम लोग कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। हम आगे बढ़े उससे पूर्व इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक जो है वो आप लोग समझने का प्रयास करें कि महात्मा गांधी की भारतीय राजनीति के अंदर जो एंट्री होती है, यानी कि भारतीय राजनीति में जब महात्मा गांधी प्रवेश करते हैं तो महात्मा गांधी के भारत में प्रवेश करने का जो समय है वह है 1915। 1915 में जब महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं तो कहा भी जाता है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्र की सेवा करना चाहता है तो ईश्वर जो है उसे अपने आप मौके प्रदान कर देता है। और सामान्य सी बात थी कि जब वो गोपाल कृष्ण गोखले के पास जाते हैं जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं और उनसे कहते हैं कि मैं भारत की सेवा करना चाहता हूं, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को ये कहा कि अगर आप भारत की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भारत को समझना होगा, और भारत को समझने के लिए सबसे पहले आप भारत का भ्रमण कीजिए। तो 15 के बाद लगभग 1916 की जो अवधि रही उसमें महात्मा गांधी भारत का भ्रमण करते रहे, और तुरंत ही महात्मा गांधी की झोली में एक ऐसा मुद्दा आकर के गिरा जिसने धीरे धीरे महात्मा गांधी को भारत का एक सर्वमान्य नेता बना दिया। तो आपको पता होना चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ से और भी कुछ फैक्ट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम जो आंदोलन चलाया गया वो था 1917 का चंपारण। इसके अलावा 1918 के अंदर अहमदाबाद, और 1918 के अंदर ही जो था खेड़ा आंदोलन। ये कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे सामान्य से, जिसके माध्यम से महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के एक चमकते हुए सितारे की तरफ उभर रहे थे। और उसी दरमियान महात्मा गांधी के द्वारा 1920 का जो असहयोग आंदोलन था उसने पुनर्स्थापित कर दिया था भारत के सर्वमान्य नेताओं के अंतर्गत। उसी में 1930 जिसको हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। और उसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। और इसी आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को लगने लग गया था कि अब हमें जो है राष्ट्र को छोड़ करके जाने का समय आ चुका है। तो इसके अलावा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया, यानी कि ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? तो आप सभी को पता है कि प्रथम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, अगर हम उसके प्रारंभ की बात करें तो ये प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को
इसका प्रारंभ हुआ। और इसका जो प्रारंभ है सर्वप्रथम, जिसे आप लोग जानते हैं, बैरकपुर के अंदर से, बैरकपुर मेरठ से जो है इसका प्रारंभ माना जाता है। क्योंकि आपको पता है कि 10 मई 1857 को जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हो चुका था। और अगर इस स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ का हम लोग तात्कालिक कारण जानना चाहें, या तात्कालिक जो कारण था वह था चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। यह भी फैक्ट हमें ध्यान में होना चाहिए। तात्कालिक अगर हमसे कारण पूछा जाता है तो क्या कारण था, वह चर्बी वाले कारतूस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो अपना प्रश्न है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है विजय सिंह पथिक का, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? इसका जो आंसर है वह है भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। और विजय सिंह पथिक जो थे यह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और विजय सिंह पथिक के बारे में आप सभी जानते हैं कि भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो वो आंदोलन था बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन जो 1897 से 1942 के आसपास तक चलता रहा। अलग अलग जगहों पर कुछ अलग डेट मिलती है, लेकिन हम लोग ये डेट ध्यान में रख सकते हैं। 1897 से लगा करके 1942 तक चलने वाला जो आंदोलन था वो बिजौलिया किसान आंदोलन था। और पथिक जी के द्वारा एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया जाता था, वो भी कभी पूछा जा सकता है आपसे, और उसका नाम था नवीन राजस्थान। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। विजय सिंह या पथिक कर दीजिएगा, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था द्वितीय चरण के अंतर्गत। 1897 से 1942 तक चलने वाला आंदोलन था। नवीन राजस्थान जो एक समाचार पत्र था वो भी आपके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसके अलावा राजस्थान में होने वाला एक और किसान आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन, इसमें भी आपने काफी सहयोग किया था। तो ये भी फैक्ट जो है हम लोगों को ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, इसको लेते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं? तो उसका एक सामान्य सा उत्तर है बौद्ध ग्रंथों को लेकर के। जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं उनको हम लोग कहते हैं त्रिपिटक। तो इसका उत्तर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक। इसके साथ साथ बौद्ध ग्रंथों के बारे में हमें ध्यान में रखना है कि बौद्ध जो ग्रंथ हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। कभी भाषा को लेकर के भी बोर्ड के अंदर प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा के अंदर लिखे गए हैं। तो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा के अंतर्गत लिखे गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे दीपवंश है, महावंश है, और एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसको हम लोग कहते हैं मिलिंद पन्ना। ये भी बौद्ध ग्रंथ हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें यहाँ से जानकारियां प्राप्त होती है। इसके साथ साथ हमें जो ध्यान में रखना है त्रिपिटक को लेकर के,
यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं। तो त्रिपिटक जो है वो मुख्य रूप से सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों ही पिटक जो है हमें ध्यान में रखने हैं। तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन से हो जाएंगे? त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा अन्य बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्नो। और तीनों पिटक जो हैं वो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये अपने को मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो ले लेते हैं हम लोग। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो ले लेते हैं। और आज का जो अंतिम प्रश्न है कि सेल्यूकस ने किस राजदूत को, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो आप सभी को पता है, इसका एक सामान्य सा उत्तर है और ये हो जाएगा कि सेल्यूकस के द्वारा किसको भेजा गया था? मेगस्थनीज को। किसको भेजा गया था? मेगस्थनीज को। इसको लेकर के हमें कुछ सामान्य सी बात और ध्यान में रखनी है कि मेगस्थनीज के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक का नाम था इंडिका। हालांकि ये अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन समकालीन लेखकों के द्वारा जो अन्य पुस्तकें लिखी गई उसमें हमें मेगस्थनीज की इंडिका के उद्धरण मिलते हैं और उसी के आधार पर इंडिका का जो संस्करण है वो तैयार किया गया है, जिसमें भारत से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिलती है। और यह भी हमें ध्यान में रखना है कि ये जो सेल्यूकस था, ये सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति था और सेल्यूकस सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनान के अंदर जो मैसेडोनिया है उसका शासन कर रहा था। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य जो युद्ध होता है, उस युद्ध में सेल्यूकस की पराजय होती है और सेल्यूकस के द्वारा अपनी जो पुत्री थी उसका नाम था हेलेना, उसका जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया जाता है। और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना और चंद्रगुप्त का जो विवाह है इसको प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह भी कहा जाता है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय जो विवाह है वो भी कहा जाता है। तो आज इसके अलावा सेल्यूकस के द्वारा 4 जो प्रांत हैं वो मुख्य रूप से चंद्रगुप्त को प्रदान किए गए थे और चंद्रगुप्त के द्वारा सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए गए थे। तो कुछ सामान्य से फैक्ट है जो हमें ध्यान में होने चाहिए सेल्यूकस निकेटर को लेकर के, यानी कि सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, तो उसका नाम है मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज के द्वारा एक इंडिका लिखी गई है जिसमें भारत की तत्कालीन व्यवस्थाओं, राज्य व्यवस्थाओं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विषयों के ऊपर हमें जानकारी प्राप्त होती है। और सेल्यूकस जो था वो सिकंदर का सेनापति था और इसका जो संबंध है वो यूनान में मैसेडोनिया से संबंधित है। इसके अलावा 4 प्रांत जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किए गए और चंद्रगुप्त के द्वारा 500 हाथी जो थे वो उपहार में दिए गए थे। कुछ संभावित क्वेश्चन थे, हम लोग और प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो लेकर के आपके समक्ष आते रहेंगे इसी प्रकार से। अंत में बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो ये चैनल है इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने उन साथियों तक भी भेजें जो कक्षा 12 के अंतर्गत अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कुछ अच्छे विषय विशेषज्ञों को बुला करके भी आपको लाभान्वित किया जा सके। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार की अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आपको पुनः आज रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री राम।